हाँ सर, आपका फोटो आ रहा है यूट्यूब में। सर आपका फोटो आ रहा है यूट्यूब। ओके। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी लोग। आज मैं आपको बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन कराने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही मज़ा आएगा और कुछ नया आप सीखोगे, कुछ नया जानोगे। तो सभी लोग आ जाओ। जो लोग भी गेट एस्पिरेंट हो, जो लोग का ड्रीम है आईआईएससी बेंगलोर जाना, जो लोग का ड्रीम है एमटेक करना या फिर पीएचडी करना, उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ये जितने भी सेशंस हैं। तो इस सेशंस को यार पहले आप लोग आकर शेयर कर दो, और मेरा ऑडियो वगैरह सब सही है ना, प्रॉपर पहले बता दो, फिर मैं इंटरेक्ट कराता हूँ आपको सौम्यदीप से, जिन्होंने एमटेक एनआईटी कैलिकट से किया, उसके बाद फिर पीएचडी परस्यू कर रहे हैं आईआईएससी बेंगलोर से फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानोगे। हायर स्टडीज़ का क्या रोल है, एमटेक किस तरह से करना चाहिए, एमटेक का क्या वेटेज रहेगा आने वाले टाइम में। सपोज़ अगर आप पीएचडी करना चाहते हो फ्रॉम आईआईएससी बेंगलोर, तो क्या क्या, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या एडवांटेज है, क्या आप देखते हो आगे, है ना, फ्यूचर आपका क्या है, वो सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दो यार कि हाँ आपको ऑडियो वगैरह सब चीज़ क्लियर है कि नहीं प्रॉपर। उसके बाद हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे और आपको पूरा इनसाइड आईआईएससी बेंगलोर के बारे में बताएंगे कि क्या चल रहा है वहाँ पे, प्रोजेक्ट किस टाइप के होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट कैसे मिलते हैं, थेसिस वगैरह किस तरह से हैंडल किया जाता है, ये सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार चैट में आप लोग लिख दीजिए, जो लोग भी प्रेजेंट है एक बार लिख दीजिए, मेरा ऑडियो वगैरह सब चीज़ प्रॉपर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, है ना, प्रॉपर स्टार्ट किया जाएगा। आपको अच्छे से बताऊंगा, और ऑडियो वगैरह देख लो, वीडियो वगैरह सब प्रॉपर है कि नहीं, मेरे हिसाब से सब ठीक होना चाहिए। स्टिल आप कंफर्म कर दो हमें, है ना। यस, क्लियर शिवा। ओके। तो सेशन को आप लोग शेयर कर दो, क्योंकि ये सेशन बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है जो लोग भी गेट टारगेट करते हैं। देखो, अभी गेट एग्जाम का करंट ट्रेंड के हिसाब से देखो तो सिलेबस भी आ गया है, और उसके बाद आप गेट क्रैक करना चाहते हो, और बहुत सारे लोग पीएसयूज जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग एमटेक करना चाहते हैं। डिपेंड करता है पीएसयू की वैकेंसी कितनी है, उसी हिसाब से आप आगे डिसाइड करते हो। लाइक अगर पीएसयू की वैकेंसी उस साल अगर कम आई है, तो बहुत लोग एमटेक करने चले जाते हैं, और एमटेक के साथ साथ फिर पीएसयूज ट्राई करते रहते हैं, वैसा होता है। या फिर एमटेक अच्छे से कर लेते हैं, एमटेक अच्छे से करने के बाद उनका ड्रीम होता है कि हम पीएचडी करें फ्रॉम आईआईएससी या फिर आईआईटीज़, जो भी आईआईटीज़ होते हैं उससे। तो उसी के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे अच्छे से प्रॉपर, और आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सौम्यदीप के साथ। तो सभी लोग आ जाइए, है ना। उसके बाद हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, और आपके सामने मैं सौम्यदीप को प्रेजेंट कर रहा हूँ। वेलकम ऑन बोर्ड सौम्यदीप। हेलो। हेलो सर। यस सौम्यदीप, ऑडिबल। हाँ। हाँ, इट्स ऑडिबल सर, यस सर। ओके, सो आप एक बार अपने बारे में स्टूडेंट को आप बता सकते हो, सो दैट मैं ऑडियो वगैरह चेक कर लूँ, और स्टूडेंट को आपका आवाज़ सुनाई दे रहा है कि नहीं ये भी पता चल जाएगा। हेलो एवरीवन, आई एम सोमोदीप। I am from West Bengal. I have done my bachelor BTech in electrical engineering from Vellore Institute of Technology, Chennai. After that, I did my master's in high voltage engineering in NIT Calicut. उसके बाद अभी मैं PhD कर रहा हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में 1 साल से। यस, आई थिंक ऑडियो वगैरह सब क्लियर है, तो प्रॉपर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सौम्यदीप, लाइक स्टूडेंट जो प्रिपेयर करते हैं गेट एग्जाम के लिए, उनका एक ड्रीम होता है कि वो आईआईटीज़ में जाएं, या फिर आईआईएससी बेंगलोर से वो अपना आगे जाकर एमटेक या पीएचडी का प्लान करें। तो यहाँ पे कुछ सर्टेन चीज़ें हैं जिस पे हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। लाइक गेट में रैंक लाना तो अब आपके लिए वो सब चीज़ बहुत पुराना हो गया है, जैसे कि बीटेक स्टूडेंट के लिए आईआईटी जेई की बात करना, क्योंकि ऑब्वियसली आप पीएचडी कर रहे हो तो गेट स्कोर और गेट रैंक पे बात करने का कोई सेंस नहीं बनता है। हायर स्टडीज़ के लिए अगर किसी का प्लान है तो वो किस तरह से प्लान कर सकता है, उस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सो एमटेक में जैसे आपने स्टार्ट किया पढ़ाई करना, तो वहाँ पे आपका क्या गोल था? लाइक आप उसके बाद वहाँ जाकर गेट की प्रिपरेशन किए, या फिर थेसिस पे फोकस किए, क्या गोल था ओवरऑल, आपने क्या स्टार्ट किया था? नहीं, एक्चुअली मैंने बीटेक किया था VIT से, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उसके बाद आई डिड माई आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गेट in my last year. There were placements coming, but I did not sit for the placements because my sole aim was to pursue my higher studies and establish my career in teaching. So actually मैंने बीटेक के 4th ईयर से ही वहाँ पे चेन्नई में गेट फोरम नाम का एक कोचिंग सेंटर था,
तो वहाँ पे वीकेंड्स में क्लासेस रहता था, तो वहाँ पे क्लासेस करता था। उसके बाद आके जितना रह बच जाता था वो मैं ऑनलाइन मैक्सिमम गेटमेटिक एजुकेशन, तब तो गेटमेटिक ही था, वहाँ से या फिर जेनुक एजुकेशन जितना भी था उस रिसोर्सेज से मैं पढ़ता था। और 2019 में आई अप्लाइड फॉर गेट एंड आई गॉट NIT Calicut in Kerala, and I got my MTech in high voltage engineering. So after that, most of the students, what they do after they go for MTech, like they start again preparing for GATE for PSUs and all. But that राइट। was not my aim, sir. So I wanted to do my MTech properly with a good research work so that I can go for PhD. So MTech में मेरा हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग था NIT कैलिकट में। वहाँ पे मैं फर्स्ट सेम तो फर्स्ट ईयर तो मैक्सिमम कोर्स वर्क ही रहता है, वहाँ पे कोर्सेज जितना था बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम्स, ये सब। उसके बाद थर्ड सेम में मतलब सेकेंड ईयर में का जैसे CGPA रहता है उस हिसाब से आपको 4 या 5 प्रोफेसर्स रहते हैं, उस हिसाब से आपको प्रोफेसर्स मिलते हैं जैसे आपका CGPA रहता है। तो प्रोफेसर मिला मुझे, डॉक्टर नासिरुल हक करके प्रोफेसर थे मेरा MTech में। तो वहाँ पे मैं काम किया जैसे। अच्छा, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग क्या है ना, थोड़ा मतलब जैसे नॉर्मल इलेक्ट्रिकल होता है, हम बीटेक में जो पढ़ते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, ये सबसे थोड़ा अलग है। मतलब उस एरिया में हमने उतना भी बीटेक में नहीं पढ़ा था, तो मेरे लिए पूरा नया चीज था। तो 1 साल अच्छे से मुझे कोर्स वर्क करना पड़ा, हाई वोल्टेज समझना पड़ा। और मेरा जो थीसिस वर्क था उस टाइम कोविड चल रहा था, तो कॉलेज में तो था नहीं मैं, तो घर से ही जितना मैटलैब में सिमुलेशन वगैरह करके वो अच्छे से रिसर्च वर्क किया था। तो वहां से मेरा 3 कॉन्फ्रेंस पेपर हुआ था और एक IEEE ट्रांजैक्शन पेपर वहां से निकला था मेरा। तो वैसे एमटेक हो गया। अब एमटेक का फोर्थ सेम आ गया, तब प्लेसमेंट भी था। और मैक्सिमम क्या हुआ कोविड के टाइम पे, तो वो कोर कंपनीज तो बहुत कम आ रहे थे, और जो भी आ रहा था वो मैक्सिमम दैट वाज फॉर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम्स। तो हाई वोल्टेज वाज लेफ्ट आउट। सो आई डिसाइडेड दैट आई विल गो फॉर PhD। And as we know that I started preparing for my PhD. I started reading my thesis, because in the PhD interviews what happens, the main question will be from your MTech thesis. They will राइट। cover that most, that will be the most. So you have to do your thesis work properly. And I started applying. There are 2 windows for admission for PhD in IITs and IISCs. One is during the summer, that is the August semester, and another is the winter, that is the December or January semester. So 2 times in a year they allow admission for PhDs. तो यही था सर, यही जर्नी ओके। था मेरा एमटेक से सो PhD। पीएचडी के लिए जैसे आपने अप्लाई किया होगा तो उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होंगे, लाइक आपने एमटेक थीसिस तो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद उसको पढ़ाई भी किया, सब चीज़ था, आपने अपने तरफ से रेडी कर लिया। लेकिन जब इंटरव्यू में गए तो वहाँ पे क्या हुआ, लाइक कैसे क्वेश्चंस थे, उसको टैकल करने का क्या प्रोसीजर था, उसके बारे में कुछ स्टूडेंट जानना चाहेंगे। हाँ सर। तो एमटेक में मेरा इंटरव्यू हुआ मई 21 में मेरा इंटरव्यू हुआ। तो अप्लाई करना स्टार्ट करना पड़ा फरवरी या मार्च से, IITs और जितना IISc है जहाँ पे हाई वोल्टेज का प्रोफेसर है। पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आपका जो रिसर्च एरिया है एमटेक में जिसमें काम किया, या फिर आप PhD में जो करना चाहते हैं, जो परस्यू करना चाहते हैं रिसर्च, वो कौन कौन से प्रोफेसर मतलब ऑफर कर रहे हैं, मतलब उनका रिसर्च इंटरेस्ट से आपका रिसर्च इंटरेस्ट मैच होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। जैसे मेरा था हाई वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज बहुत कम IITs में ही था। IIT कानपुर में था, IIT मद्रास में था, और IISc बैंगलोर और IIT गुवाहाटी, ये 4-5, IIT भुवनेश्वर, ये 4-5 में मैंने अप्लाई किया था। तो वो लोग मतलब पहले होता है एप्लीकेशन, उसके बाद एक शॉर्ट लिस्ट आता है। वो शॉर्ट लिस्ट होता है आपका CGPA, आपका पब्लिकेशंस, ये सब के बेसिस पे। तो जैसे IISc का क्राइटेरिया था CGPA, सिर्फ एमटेक CGPA नहीं, एमटेक बीटेक आपका 10th 12th सब मिला के वो लोग एक स्कोर बनाते हैं। तो उसमें जैसे एमटेक का CGPA कट ऑफ था 8.5, तो 8.5 के ऊपर होगा तभी वो लोग आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए। तो उसके बाद इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में वो लोग मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में 2 ब्रांचेस है, एक पावर इंजीनियरिंग है और एक है सिस्टम एंड सिग्नल प्रोसेसिंग करके। तो मेरा पावर इंजीनियरिंग में था, तो वहाँ पे प्रेफरेंस देना पड़ा इंटरव्यू के टाइम पे, आप पावर इंजीनियरिंग में करना चाहते हो या सिस्टम सिग्नल्स में। तो पावर इंजीनियरिंग में मैंने किया। तो पावर इंजीनियरिंग में भी 3 स्पेशलाइजेशन आते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम्स और हाई वोल्टेज। तो मेरा हाई वोल्टेज में ही करना था मुझे, इसीलिए मैंने हाई वोल्टेज प्रेफरेंस पे डाला।
उसके बाद इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में जो प्रोफेसर थे वो लोग पहले मुझे, एक फर्स्ट राउंड हुआ, उसके बाद सेकंड राउंड हुआ। फर्स्ट राउंड में वो लोग आईआईएससी का स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें बेसिक मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से पूछते हैं। जैसे आपको बोलेंगे गेट में जो भी मैथ्स पढ़ते हो आप लोग, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, वो उसमें से कोई एक टॉपिक आपको चुनने बोलेंगे, जैसे आइदर लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी हो गया, या फिर जो भी रहता है। तो मैंने वहाँ पे शायद कैलकुलस चुना था। तो वहाँ पे कैलकुलस के बारे में बेसिक्स एकदम, जैसे कोई भी इक्वेशन दे देगा आपको, ग्राफ प्लॉट करने बोलेंगे, ये सब। मैथ्स तो ठीक ठाक था। उसके बाद बहुत मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी रट के आ जाओगे हो जाएगा, नहीं होगा। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं मैथ्स से। उसके बाद मैथ्स हो गया, मैथ्स के बाद आता है फिर आपका डोमेन पे आएगा, जैसे इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल से पहले पूछेगा, जैसे बीटेक में जो भी नेटवर्क, सर्किट थ्योरी, ये सब। उसके बाद आपका एमटेक थीसिस। एमटेक थीसिस में जैसे मेरा था, द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेजरमेंट्स ऑफ ऑयल पेपर इंसुलेशन इन ट्रांसफार्मर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो क्या होता है, ट्रांसफार्मर का जो अंदर ऑयल पेपर इंसुलेशन, दोनों दो कंपोजिट इंसुलेशन होता है ट्रांसफार्मर का, ऑयल और पेपर। तो वहां पे मेरा एक फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम का टेस्ट होता है। वहां से हम लोग बता सकते हैं कि इंसुलेशन का हेल्थ कैसा है, कंडीशन कैसा है। तो वहां पे मेरा वर्क था कि टेम्परेचर के हिसाब से कैसे ये टेस्ट वेरी करेगा। मतलब टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इंसुलेशन का कंडीशन कैसा है। फिर सिमुलेशंस कैसे की, ये सब पूछा। हाँ, आवाज आ रहा है सर? यस यस, ऑडिबल है। बीच में आई थिंक इंटरनेट स्टक हो गया था आपका। यस। हाँ सर, हाँ। इंटरनेट इज अनस्टेबल दिखा रहा था मुझे। हम्म। ठीक है। हाँ, तो अब इंटरव्यू हुआ, उसके बाद फर्स्ट राउंड हो गया, उसके बाद मुझे मेल आया कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द सेकेंड राउंड। तो सेकेंड राउंड में गया, वहां पे फर्स्ट राउंड क्या था, मैथ्स और मैक्सिमम आपका थीसिस से हुआ। अब सेकेंड राउंड में जाके सब पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम्स, जो बीटेक में पढ़ते थे नॉर्मल, वही सब पूछे। बस यही था सर, तो इंटरव्यू तो। बेसिकली इंटरव्यू 2 राउंड में हुआ ना, जहाँ तक हाँ, मैं समझ पा दो रहा हूँ 2 राउंड में। राउंड था। हाँ, दो राउंड। फर्स्ट राउंड ओनली मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स से, और सेकंड राउंड आपके टेक्निकल पोर्शंस एंड हाँ, थेसिस से थे, राइट? यस सर। और बेस्ड ऑन दैट वो कुछ पीएचडी में आपके स्ट्रीम्स होंगे, उस स्ट्रीम्स को सिलेक्ट करके फिर वो अलॉट करते होंगे कि हाँ आपको हाँ सर। इस प्रोफेसर के अंडर में आपको आने वाला 4 साल अलॉट कर देते होंगे, ऐसा हाँ करके। सर। हाँ सर। ओके। सो बेसिकली जैसे स्टूडेंट जो है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो गेट के बाद पीएसयूज जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो एमटेक करने जाते हैं। तो यस सर। सौम्यदीप, आप मुझे ये बताओ कि एमटेक के बाद प्लेसमेंट लेना एक एक ऑप्शन होता है, दूसरा होता है कि हम पीएचडी ऑप्ट करते हैं, ठीक है? तो किस केस में हम प्लेसमेंट की ओर मुड़े और किस केस में हमको पीएचडी करना चाहिए? लाइक आपने आईआईएससी इंडिया का टॉप मोस्ट है, तो यस वहाँ सर। तो कोई चांस ही नहीं था कि अगर उसमें सिलेक्शन हो जाए तो फिर हम कुछ और का सोचेंगे। तो नहीं आपने वो ट्राई किया, तो आपको क्या लगता है, अगर एक देखा जाए ओवरऑल नट एंड सेल, तो आप किस तरह से इसको स्टूडेंट को बताओगे? हाँ सर, आपके पास एक मतलब पीएचडी अगर करना है आपको, तो मतलब आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए। आप फिकल माइंडेड नहीं हो सकते हो। जैसे इफ यू वांट टू गो फॉर रिसर्च, इफ यू वांट टू गो फॉर पीएचडी, देन यू हैव टू बी टोटली फोकस्ड। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, उसके बाद कुछ और छोड़ देंगे, वैसे नहीं होगा यहाँ पे। पीएचडी आपको एकदम टोटली फोकस्ड रहना चाहिए। जो लोग मतलब एकदम रिसर्च, who are only focused towards research, they should go towards PhD, sir. Otherwise, you can opt for the other careers for placements, other एंड careers इट apply. रिक्वायर्स पेशेंस ऑल्सो ना? Yes, sir. It requires to huge patience, and that goal should be clear in your mind that yes, I have to do whatever may come in my way. कुछ भी हो जाए, मुझे ये करके निकलना है, 5 साल, 5 या 6 साल, जितना भी हो। ओके, तो शुरू से आपका ड्रीम यही था पीएचडी जाने का, या फिर आप पहले से सोचे नहीं थे, एमटेक के बाद सोचे थे, ऐसा कुछ था? नहीं सर, बीटेक में मेरा तो पीएचडी का एम नहीं था, लेकिन बीटेक में क्या हुआ, मैं जब बीटेक करना चालू किया वीआईटी में, मेरा पापा का रिटायरमेंट होने वाला था 2020 में। पापा एक्चुअली प्रोफेसर थे वहाँ पे वेस्ट बंगाल ओके, में दैट कॉलेज इज द में। मेन रीजन, आपके पापा प्रोफेसर थे तो आपको वो लाइन एकदम अच्छा हाँ लगता सर, होगा मुझे कि वो हाँ तो बहुत अच्छा ही सुकून लगा, का और लाइन है। पापा मुझे बहुत मतलब उस लाइन पे जाने के लिए बोलते थे कि बीटेक के बाद ये तुम 2-3 साल नौकरी करोगे, उसके बाद लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगा। वही मेरा, एक्चुअली फादर वाज माय मेन रीजन, हिज वर्ड्स टोटली मोटिवेटेड।
यस, आज के स्टूडेंट में क्या है ना, वो पेशेंस की कमी हो गई है। लोग चाहते हैं कि बहुत जल्दी हमें पैसा मिले, हम कमाएँ, हाँ। थोड़ा एन्जॉय करें, वो पॉइंट होता है। लेकिन हम्म, पीएचडी इज़ लाइक जैसे कछुआ का चाल होता है ना, उस टाइप का हाँ। होता है कि आप धीरे-धीरे चलते तो हो, लेकिन हाँ। अल्टीमेट जो आपका जर्नी होता है, वो बहुत स्टेबल होता है। यस तो सर। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ऑलमोस्ट 35 स्टूडेंट देख रहे हैं, तो मैं सारे स्टूडेंट को ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आईआईएससी बैंगलोर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, या आने वाले फर्दर आपको अगर थीसिस वर्क करना है या कुछ भी ऐसा आपको एक्स वाई जेड जो भी इश्यूज़ हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। उस कमेंट का हम लोग रिप्लाई देंगे और टू वे इंटरेक्शन रखते हैं यार, मतलब एक साइड बात करना मज़ा नहीं आ रहा है। तो आप लोग भी कुछ लिखो नीचे कमेंट में कि हाँ भाई, क्या है, किस तरह से आपको अगर कोई डाउट है कि हाँ, हमको अगर सपोज़ करो पीएचडी करना है, तो हमें किस कंडीशन को क्या-क्या हमको रिक्वायरमेंट होगा, या फिर हम अभी से ही अगर प्लान करेंगे तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट? तो उस पे अगर किसी को भी कोई डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट करो, कमेंट का भी हम बीच-बीच में लेते रहेंगे। लाइक एक अंशु का कमेंट आया है सौम्यदीप, आप रिप्लाई देना, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हाँ। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इन एन इंटरव्यू बिकॉज़ जनरली वी कंसंट्रेट ऑन गेट एग्जाम इन 4th ईयर एंड आई एम फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज। सो बीटेक का जो प्रोजेक्ट है उसका क्या रिलेशन होता है फॉर एमटेक एंड पीएचडी? यस सर। बीटेक का प्रोजेक्ट मैं नहीं कहूंगा कि उतना इम्पोर्टेंट आपका एमटेक या पीएचडी के लिए होगा, क्योंकि आपका जो पीएचडी का करियर होगा वो जनरली आपका एमटेक के बाद ही शुरू होता है। तो दूसरा बात है कि जो लोग डायरेक्ट पीएचडी के बाद भी जा सकते हैं, पीएचडी का आप एमटेक के बाद भी जा सकते हो या फिर बीटेक के बाद, दोनों ऑप्शन रहता है। बीटेक के बाद अगर आप जाना चाहते हो उसको बोलते हैं डायरेक्ट पीएचडी स्टूडेंट। तो इंटीग्रेटेड वो, जो होता है एमटेक हाँ, प्लस पीएचडी। एमटेक प्लस पीएचडी भी होता है सर, और सिर्फ पीएचडी भी होता है बीटेक के बाद। ओके। Without your masters you can directly go for PhD. That eligibility, you need to have a good gate score above that cutoff, but when you complete your MTech, that requirement of gate score is waived out, because already you have taken admission to MTech via gate score, right? So that is the case. So I don't think that BTech project will play a huge role. If you are going for MTech and then PhD, it will not play a huge role, but if you want to go for PhD directly after BTech, yes, that will play a major role. They'll ask about the BTech thesis also. ओके अंशु, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी जाते हो तो थीसिस का बहुत बड़ा रोल हो जाएगा। और अगर आप एमटेक के थ्रू जा रहे हो आफ्टर कंप्लीटिंग एमटेक, तो वहाँ पे आपका जो थीसिस होगा, एमटेक का थीसिस है, दैट दैट विल प्ले द मेजर रोल, राइट? तो उसके बाद सवाल है पीयूष का, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग थीसिस ड्यूरिंग बीटेक? यार ये बहुत कॉमन सवाल हो गया पीयूष। बेनिफिट मतलब क्या? बेनिफिट ही बेनिफिट है। अगर आप राइटिंग स्किल्स आपके अच्छे हैं, थीसिस आप अच्छे से प्रेजेंट करोगे, तो इन एमटेक अब जब करने जाते हो तो वहाँ पे चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट बीटेक में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता थीसिस वगैरह पे, नॉर्मल प्रोजेक्ट ले लिए या फिर कॉपी पेस्ट कर लिए और उनका बीटेक निकल जाता है। हाँ। वहाँ मेन थीसिस रोल नहीं होता है बीटेक में। तो वहाँ पे आप अगर थीसिस प्रेजेंट करना भी चाहते हो तो कोशिश ये करो कि आप अपने राइटिंग में लिखो। अपने राइटिंग मतलब कि आप खुद हर चीज़ को एक एक लाइन जब लिखते हो और लिख के जब प्रेजेंट करते हो, तो हो सकता है बीटेक में आपको कम मार्क्स मिले, लेकिन जो स्किल डेवलप करेगा वो आपको एमटेक में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा आने यस। वाले टाइम में जब आप थीसिस बनाओ। क्योंकि एमटेक में आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। बीटेक में जिस तरह से आप किसी का भी प्रोजेक्ट लेते हो और कॉपी पेस्ट करके दिखा देते हो कि हाँ ये चीज़ चल गया, ये प्रोजेक्ट है, और पास भी हो जाते हो वहाँ पे, वो एमटेक में नहीं होगा। क्योंकि वहाँ जो आपके एमटेक में जो भी थीसिस बनेंगे, वहाँ पे जो प्रोफेसर होते हैं, दे आर हाईली स्किल्ड। तो वहाँ आपको प्रॉपर थीसिस बनाना पड़ेगा। जो भी आपको प्रोजेक्ट मिलता है, जो भी वर्क मिलता है, उस वर्क में आपको ऑनगोइंग कुछ भी नया रिसर्च करके देना होता है। बेसिकली वो पास्ट का ही आपको कुछ देते हैं। जैसे हर एक प्रोफेसर के अंडर में जो स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं और 2 साल बाद एमटेक करके निकल गए, तो वो जहाँ तक प्रोजेक्ट छोड़ के जाते हैं ना, जो थीसिस छोड़ के जाते हैं, वो नेक्स्ट स्टूडेंट को मिल जाता है और उसी को वो कंटिन्यू करते हैं। इस तरह से चलते रहता है ना, तो ये सी चीज़ है। एग्जैक्टली सर। ओके, प्रियांक का सवाल है, हाउ इज द स्कोप रिलेटेड टू पावर सिस्टम इन आईआईएससी और एनआईटी ट्रिची? क्या लगता है? सर, एनआईटी त्रिची के बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है सर, लेकिन आईआईएससी के बारे में बता सकता हूँ। आईआईएससी में पावर सिस्टम्स का अभी 3 फैकल्टीज है। तो वो लोग मैक्स, आईआईएससी का वेबसाइट चेक कर सकते हो कोई भी, वहां पे देख सकते हो 3 प्रोफेसर है। वो लोग मेनली पावर सिस्टम रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी जो होता है, मतलब पावर सिस्टम, सिक्योर पावर सिस्टम चाहिए हमको। जैसे आजकल आइलैंडिंग मोड हो जाता है, ग्रिड कनेक्टेड मोड, ये सब हो जाता है। तो वो लोग मैक्सिमम, एक प्रोफेसर काम कर रहा है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, एक कर रहा है आपका, अब हर जगह पावर सिस्टम बोलिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, हाई वोल्टेज, सब जगह एआई और एमएल तो घुस गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाँ, एंड एआई मशीन तो आ लर्निंग। गया। हाँ सर। तो मैक्सिमम आपका जो फॉल्ट डिटेक्शन होता है पावर सिस्टम्स में, वो लोग मैक्सिमम एआई या एमएल से ही करते हैं, कुछ मॉडल्स डेवलप करके।
तो ये स्कोप अच्छा ही है, मतलब इट्स गुड। ओके। सौम्यदीप, जैसे स्टूडेंट को ये भी क्लियर नहीं होता है कि सपोज कीजिए मैं पीएचडी करना चाहता हूँ आफ्टर एमटेक, और मैं आईआईएससी से या किसी भी आईआईटी से करना चाहता हूँ, तो स्टाइपेंड क्या रहता है? स्टाइपेंड एक्चुअल नहीं कहते उसको, लेकिन जो भी है, आपको फर्स्ट ईयर में कितना मिलता है, सेकेंड ईयर में क्या मिलता है, कितना डिडक्ट होता है, टिल फोर्थ ईयर क्या मिलता है, और उसके बाद उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है, जैसे कुछ फेलोशिप प्रोग्राम है, उसके बारे में भी स्टूडेंट को अगर आप बताओगे तो उनको एक आइडिया होगा कि पीएचडी इज़ नॉट लाइक कि 30,000 रुपया मिल रहा है आपको टिल फोर्थ ईयर, है ना? ऐसा नहीं है। तो आप यस। उसके बारे में अगर आप बता सकते हो तो स्टूडेंट को बेनिफिट होगा। देखिए, तो नॉर्मल गेट का दो फेलोशिप होता है। जैसे आप अगर डायरेक्ट बीटेक के बाद आ रहे हो तो थ्रू गेट स्कोर आप आ रहे हो, यू आर कमिंग थ्रू गेट स्कोर। सो बेस्ड ऑन दैट गेट स्कोर यू विल गेट इनिशियल सैलरी ऑफ 31,000 पर मंथ फॉर 2 years. So after फर्स्ट two टू years, ईयर। yeah, first 2 years. So after 2 years, you need to appear for a comprehensive Viva Voice exam. So based on your in that comprehensive exam, you have to give your research proposal, means what you plan to do, and and they'll ask questions about your whatever coursework you have done in the first year of PhD. So once you clear that, once you pass that comprehensive exam, you will be promoted to senior research fellow. So till now you are a junior research fellow. You are getting a stipend of 31,000. After the comprehensive exam, you will be promoted to the post of senior research fellow, and आपको 35,000 पर मंथ का सैलरी मिलता है टिल 3 years, मीन्स टोटल 5 years का सैलरी मिलता है आपको। अगर आपका 5 years के बाद भी जा रहा है पीएचडी, जो बहुत कम केसेस में होता है, साइंस में जनरली होता है, तो वहां पे आपको एक 6 months के लिए मोस्ट प्रोबेबली पेंशन टाइप का मिलता है, 50% ऑफ द 35,000, दैट इज अबाउट 17 or 18,000। ये एक होता ओके। है। अब एक और स्कॉलरशिप है, उसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो। तो वो क्या है, आफ्टर योर फर्स्ट ईयर देर आर टू मोड्स ऑफ एंट्री इनटू दिस PMRF, Prime Minister Research Fellow. One is the direct entry channel, one is the lateral entry channel. So I'll explain both. तो lateral entry channel पहले बोल रहा हूँ। lateral entry channel में क्या होता है कि आप एमटेक PhD में आए, दो तरह से आ सकते हैं, जैसे बोला बीटेक के बाद या एमटेक के बाद। अगर एमटेक के बाद आ रहे हो तो यू कैन अप्लाई आफ्टर 12 months of joining PhD. So once you apply, uh, they will you have to apply through your research supervisor. You will get the based on your publications during MTech, your CGPA for PhD in the first year. All these things, they will your guide will nominate you if they think you are suitable. They will nominate you to the PMRF committee. So PMRF committee, it is a committee formed by a particular nodal institute, like IIT Madras is a organizing institute this year. So they will review your application. They will see what work you are proposing to do. If they find that that work is beneficial to our society, if it is some ground breathtaking research, so then they will select you. And if you get that PMRF, it will be 70,000 per month for first 2 years. दैट्स ह्यूज। Yes, sir. सेवेंटी उसके बाद थाउजेंड 70,000 per month for 2 years. Then 75,000 for third year and 80,000 for the last year. And apart from this, you will get a research grant of 2 lakhs per annum for performing your research related activities, like any kind of you want to go for एनी international काइंड ऑफ एक्सपेंसेस इन conferences. प्रोजेक्ट। uh, अगर आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के लिए बाहर जा रहे हो तो वो फंड से आप लोग यूज कर सकते हो। ग्रेट। ये ये स्टूडेंट को जनरली पता नहीं होगा कि हाँ, ये प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम है एक, जिसको अगर हाँ आप सर। क्रैक कर लेते हो तो इन पीएचडी यू विल गेट अराउंड 70,000 पर मंथ फॉर फर्स्ट 2 years, एंड द रिमेनिंग 3 years इट इज़ अराउंड 80,000 पर मंथ। सो दैट्स वेरी ह्यूज। आप लोग इसका अवेल कर सकते हो। और ये सिर्फ आईएससी के लिए या फिर आईआईटीज वगैरह नहीं सब में सर, चलता है? ऑल सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट लाइक ओके, ऑल IISc, सेंट्रली, दैट IIT मीन्स कि एंड ये स्टेट गवर्नमेंट में नहीं है नहीं, ना? नहीं, ओके। ये IISc, IITs, NIT में सिर्फ NIT त्रिची है मोस्ट प्रोबेबली। ओके। और जो आइजर्स जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो साइंस में आता है आपका, उसमें भी मिलता है। और कुछ कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी है, जैसे JNU हो गया, फिर आलिया हो गया, ये सब में भी है। ओके। PMRF का एक वेबसाइट होता है, उसमें जाके आप लोग पूरा डिटेल्स अप्लाई पढ़ करना सकते होता है, फिर वो लोग कांटेक्ट करते हैं हैं। हाँ, फैकल्टीज जो भी आपके प्रोफेसर हैं उनसे, और फिर वो अगर हाँ, नॉमिनेट कर दिए तो फिर आगे का प्रोसीजर करके फाइनल होता है ना? यस सर। दैट्स आपका ग्रेट। मतलब रिसर्च 70,000 सुपरवाइजर यार ही बहुत मेन अच्छा है। है। 70 to 80,000 अगर पीएचडी में मिल रहा है, उसके साथ साथ आपको डिग्री भी मिल रहा है, यस और सर। रिसर्च भी कर ले रहे हो, तो उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता।
तो सर, इसके बारे में जो नॉर्मली स्टूडेंट को पता नहीं होता, आई थिंक किसी को भी पता नहीं होगा इसके बारे में, तो अब आप जान गए हो कि कोई भी अगर सेंट्रली फंडेड कॉलेज में हो, आप पीएचडी कर रहे हो, तो आपके लिए एक ये भी ऑप्शन है जिसमें आप 70,000 80,000 पर मंथ कमा सकते हो, इंक्लूडिंग आपका जो भी। और इसमें हाउस एचआरए वगैरह है कि नहीं है? हाँ, HRA सर, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो वो HRA नहीं मिलेगा। अगर बाहर रह रहे हो तो 7,000 to 8,000 रुपीज शायद मिलता है HRA। तो ग्रेट, उसके मतलब बारे वो में। अलग से है, 7,000 हाँ अलग से। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं यार, एक बार चैट बॉक्स में बताना ये पता था कि नहीं आप लोग को। आई डोंट थिंक कि किसी को मालूम हुआ कि हाँ पीएचडी में 70 to 80,000 आप बना सकते हो अच्छे से, है ना। और अलग से एचआरए भी मिलता है, वो तो एचआरए नॉर्मल केस में भी मिलता है ना, 35 के साथ वो तो मिलता एचआरए ही अलग है। से भी मिलता अगर है। बाहर रह रहे लेकिन हो ये तो 70 to 80 वाला किसी को पता नहीं था, तो ये बहुत बहुत अच्छा चीज़ है। अगर आप सच में रिसर्च करना चाहते हो और रिसर्च में आपका इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली आप इसको अवेल कर सकते हो फ्रॉम आईआईटीज़, आईआईएससीज और जो भी सेंट्रल फंडेड कॉलेज हैं उसमें आप बिल्कुल अवेल कर सकते हो। लाइक सौम्यदीप, अब नेक्स्ट हमारा सवाल ये रहेगा कि पीएचडी में वर्कलोड कैसा रहता है। कुछ जैसे आप रिसर्च करते हो तो एक तो अपना खुद का रिसर्च हो गया जिससे आप थेसिस अपना प्रेजेंट कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसके अलावा जो आपको 35,000 या 31,000 मिलता है, उसमें कितने वर्क होते हैं, किस टाइप ऑफ वर्क होते हैं, कितने साल के होते हैं, वो भी स्टूडेंट को बताएं। वर्क मतलब आप टीचिंग का वर्क बोल रहे हो, टीचिंग हाँ, असिस्टेंट? वर्कलोड जैसे 31,000 वो आपको रिसर्च के लिए नहीं देते हैं, कुछ अलग से एक्स्ट्रा लोड आपको मिलता है ना, लाइक लैब लेना होता है या फिर कॉलेज क्लास लेना होता है, तो उसमें किस टाइप का रहता है? जैसे आपका जो रिसर्च सुपरवाइजर होगा, उनका जो कोर्सेज होगा, उसके टीचिंग असिस्टेंट आप बनते हो। जैसे आपका कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम हो गया, जो मैं बताया कि आफ्टर सेकेंड ईयर होता है। उसके बाद एक मैंडेटरी टीएशिप होता है, जो आपको करना ही पड़ेगा, उसके बिना पीएचडी डिग्री नहीं मिलेगा आपको। तो आपका रिसर्च सुपरवाइजर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इफ ही इज टेकिंग सम लैब रिलेटेड कोर्सेज, यू हैव टू टेक द लैब कोर्सेज एंड teach them. If he's taking some theoretical courses, like my supervisor, he takes mostly theoretical courses on electromagnetism and all. So I have to correct the assignments, to check the papers, sometimes take classes also, like that. So विच टाइप workload ऑफ तो क्लासेस, लैब क्लासेस या फिर जो आपके क्लासेस होते हैं, मेन क्लासेस होते हैं नहीं बीटेक के नहीं, वो? that's mainly depends on the research supervisor. Whatever he tells you, you have to do that. If he's taking lab related courses, you have to take lab courses. If he's taking theoretical courses, normally he doesn't allow to take the classes for theoretical courses. He will give you assignments check करने देते हैं, या फिर आपका जो एग्जाम पेपर्स होता जो है वो सब टेस्ट करेक्ट पेपर कर देते होता है, मिड टर्म हो हैं। हाँ, गया या फिर सेमेस्टर इंटर्न। एग्जाम हो गया, उसके पेपर भी आप लोग चेक करते हो, राइट? हाँ, मिड टर्म। इंटर्न ओनली नहीं मिड देता है टर्म या मेरा एंड सर। सेम भी होता है? नहीं, मेरे को एंड सेम नहीं देता है, वो मिड सेम से। मिड सेम का है वो आप लोग चेक करते हो और उसी उसके हम्म। बेसिस पे फिर आगे। तो उसमें मतलब एक तो हो गया कि हम पेपर चेक कर रहे हैं, और दूसरा आप लैब वर्क भी कर सकते हो अगर अलॉट करते हैं, जो भी अलॉट करते हैं वो प्रोफेसर करते हैं, राइट? हाँ, प्रोफेसर और करता है। ये पूरे 4 से 5 साल के लिए रहता है या फिर इसमें कुछ नहीं मॉडिफिकेशन नहीं भी नहीं। होता है, लाइक आपको क्लासेस भी लेने होंगे? आई थिंक मेरे को लगता है जहाँ तक कि 35,000 जब मिलता होगा उस टाइम में आपको कुछ बीटेक के क्लासेस भी अलॉट करते हैं। हाँ सर, जैसे आईआईएससी में तो बीटेक नहीं है ना यहाँ पे। तो हाँ हाँ। यहाँ पे बीटेक का क्लासेस का सीन नहीं है। यहाँ पे मोस्टली आपको एमटेक का क्लासेस नहीं बोलता है, वो मेनली लैब ही देता है आपको, एक्चुअल क्लासेस लेने नहीं देता है। मैंडेटरी टीए एक है वहाँ पे। जैसे एक सेमेस्टर आपको करना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी टीए है। उसके अलावा अगर आपका प्रोफेसर बोलता है कि नेक्स्ट सेमेस्टर भी करना है, कुछ लैब लेना है, तो वो पेड टीए होता है। मतलब आपको पेड पैसा मिलेगा उसके लिए अलग से। ग्रेट। तो आई थिंक जूम मीटिंग का 10 मिनट बचा हुआ है, मैं इसको एंड हाँ, करता हूँ, फिर से आपको लिंक सेंड करता हूँ, राइट? और ठीक है बाकी सर। स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं यार, इसमें जुड़े रहो और लोगों से शेयर करो, और जो भी आपको डाउट है नीचे कमेंट कर दो, उस डाउट को मैं लूँगा। मैं कंटिन्यू कमेंट देख रहा हूँ, आप लोग के ज़्यादा डाउट आ नहीं रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि आप लोग ज़्यादा पीएचडी में इंटरेस्टेड हो, लेकिन 70 से 80 हज़ार पर मंथ सुन के तो ज़रूर इंटरेस्ट हो गया होगा, है ना? तो अगर वैसा कुछ इंटरेस्ट है कि हाँ भाई हमको पीएचडी करना है, वैसा कुछ प्लान है, तो बिल्कुल आप, है ना, यहाँ पे सौम्यदीप से पूछ सकते हो। ही विल गाइड यू बेटर, क्योंकि जो अंदर रहते हैं जिनको मालूम होता है हर चीज़ ना, वो अलग तरीके से गाइड करते हैं। जो बाहर होते हैं वो तो कुछ भी बोल रहे हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। किसी को भी कोई भी डाउट है तो फटाफट आप पूछो, उसका हम लोग जवाब भी देंगे, और जितने भी पीएचडी से रिलेटेड आपके जो डाउट होंगे वो भी लेंगे। और साथ में मैं जो क्वेश्चंस मेरे को जहाँ तक लगता है जो रिलेवेंट है स्टूडेंट के लिए, वो तो मैं पूछ ही रहा हूँ। तो बहुत लोग को पता नहीं होगा कि 70 to 80,000 भी आप बना सकते हो पीएचडी में, जो कि बहुत ही अच्छा है अगर आप जाते हो वहाँ पे। और रिसर्च वर्क पेशेंस की ज़रूरत होती है, जो हम लोग डिस्कस किए कि कितना पेशेंस चाहिए, ये सब चीज़ के बारे में हम डिस्कस प्रॉपर किए, राइट?
तो टीचिंग असिस्टेंट वर्क भी होता है, प्लस पेपर वगैरह भी आपको देखने होते हैं, चेक करने होते हैं, और उसके साथ साथ आपका जो ऑनगोइंग रिसर्च है वो तो रहता ही है। लाइक सौम्यदीप, इसमें आपका जो रिसर्च होता होगा उसमें 6 महीने में टेस्ट वो लोग चेक करते हैं, या फिर 1 साल का कुछ रहता है, वैसा कुछ रहता है, या 3 मंथ्स का रहता है? नहीं सर, यहाँ पे मैं दो बात बोलूंगा। एक, आपका पीएमआरएफ का कुछ गाइडलाइंस होता है। आपको हर, अगर आप पीएमआरएफ फेलो बन गए, मतलब आपका सिलेक्शन हो गया, तो हर आई थिंक आफ्टर एवरी 12 months और 1 year यू हैव टू प्रेजेंट योर रिसर्च वर्क, व्हाट प्रोग्रेस यू हैव अचीव इन फ्रंट पीएमआरएफ ऑफ अ। मतलब प्राइम मिनिस्टर का जो रिसर्च फेलोशिप है उसकी बात कर हाँ रहे हो हाँ ना आप? हाँ हाँ, ओके। प्राइम मिनिस्टर एंड रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम। ओके, उसमें 1 साल में हमें हमेशा रिव्यू करना होगा, उनको प्रेजेंट करना होगा अपना थीसिस, और अगर हम उसमें नहीं होते हैं, नॉर्मल होते हैं तो? नॉर्मल होता है तो वो गाइड के ऊपर डिपेंड करता है सर। अगर ओके। आपको बोल रहा है कि 6 महीने में प्रेजेंट करना है, तो यू हैव टू मीन्स लाइक यू हैव टू कीप इन रेगुलर कांटेक्ट विद योर रिसर्च गाइड। Otherwise, if he is dissatisfied on you, then it will be difficult to continue the PhD work, sir. राइट, राइट। हाँ, वो तो है, वो तो हमने एमटेक में भी देखा था कि आपके जो भी प्रोफेसर होते हैं, जो गाइड होते हैं, दैट विल प्ले द मेजर रोल। अगर वो Yes, सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आगे आपका एमटेक का भी थेसिस नहीं होगा। सेम फॉर द पीएचडी एज वेल। लेकिन प्राइम मिनिस्टर आप फेलोशिप प्रोग्राम में हो तो उसमें आपको 1 साल में मैंडेटरी होता है कि आपने क्या रिसर्च वर्क किया वो आप सबमिट करो, सो दैट वो कंटिन्यू कर पाए आगे कि हाँ आपको वो 70,000 दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ है ना प्लान? yes, sir. ओके, ओके। ठीक है, तो अंशु का एक सवाल है, इज जॉब गारंटीड आफ्टर स्टडिंग आईएससी? इफ नो देन हाउ मच टाइम पर डे कैन आई गेट टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम? सो पहले तो हम आईएससी की बात कर लेंगे अंशु, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे। तो जॉब गारंटीड है? यार गारंटीड तो कुछ नहीं है आजकल, लेकिन Guaranteed स्टिल नहीं बोल आप अगर सकते। रिसर्च कर रहे हो, उस लेवल पे काम कर रहे हो, तो फिर आईएएससी से ऊपर तो कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना? तो डेफिनेटली आपको जॉब जॉब से ऊपर लेवल पे रहोगे। जॉब अभी आपके दिमाग में चल रहा है कि अच्छा हमको जॉब चाहिए, लेकिन एक पीएचडी स्कॉलर जब पीएचडी का डिग्री लेके बाहर निकलता है, वो भी आईआईएससी से, तो जो कॉन्फिडेंस रहता है, उस कॉन्फिडेंस के हिसाब से जॉब कहीं भी मिल जाएगा, कहीं भी। आइदर सेंट्रल फंडेड में अगर प्रोफेसर बनना चाहते हो तो एनआईटीज इज ओपन फॉर यू। एनआईटीज में आप इजीली जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह आप जॉब ले सकते हो, बहुत सारे वैकेंसी होते हैं, और आईआईएससी के नाम से आपको इजीली मिलेगा, फर्स्ट थिंग। और जो स्टेबिलिटी होती है उसकी बात अलग होती है, क्योंकि एक बार जब आप इसमें घुस जाते हो ना, कोई मैं देखा हूँ ये भी प्रोफेसर एनआईटीज़ में है या फिर आईआईटीज़ में है, एक बार अंदर चले गए ना, फिर उसको निकालना इतना आसान नहीं होगा किसी के लिए। जैसे आप प्राइवेट कॉलेज में रहते हो प्रोफेसर, तो वहाँ कोई भी आपको निकाल सकता है कभी भी। तो वो चीज़ वहाँ नहीं होती है। वहाँ पे एक बार आप अंदर, गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब जैसा होता है कि अंदर चले गए तो फिर बूढ़े होके ही निकलोगे, या फिर आप चाहते हो रिज़ाइन करना है, दैट इज़ वो अलग केस है, लेकिन कोई निकाल नहीं सकता है। बहुत सारे उसमें स्टेप्स होते हैं निकालने का, उस वो स्टेप फुलफिल करते करते 2-3 साल लग जाता है, और उसको प्रूव भी करना पड़ता है, इट्स नॉट ईजी। तो जो स्टेबिलिटी होगा वो नेक्स्ट लेवल पे होता है। तो आप जॉब की चिंता छोड़ ही दो अगर आप आईआईएससी से पीएचडी कर रहे हो तो। इवन आप एमटेक भी करते हो आईआईएससी से, तो फिर एमटेक का तो जहाँ तक मेरे को आइडिया है 25 to 30 तो जाता ही है। जो भी कंपनीज आती है उसमें 25 to 30 लाख अगर आप जॉब करते हो तो। और फर्दर पीएचडी के बाद तो आप आइडिया भी नहीं लगा सकते कि आप किस टाइप का जॉब आपको मिलेगा। इधर आप आईआईटीज़ में इनहेरिट हो जाओगे, सेम आईआईसी में इनहेरिट हो सकते हो, या आईआईटीज़ में इनहेरिट हो सकते हो। बाहर निकल के आप एनआईटीज़ में इनहेरिट हो सकते हो, तो ये तो नॉर्मल चीज़ हो गया। उसके बाद आप बाहर भी जा सकते हो, क्योंकि आप बहुत सारे 4 से 5 साल में आपका लिंकअप बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे अब्रोड अगर आपको एक बार चले गए, तो वहाँ जाकर आपको अच्छे अच्छे जो भी इंडस्ट्रियल जो रिसर्चर होते हैं उनसे लिंकअप अच्छा हो जाता है, तो फिर वहाँ भी आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो जॉब आपके लिए बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। तो अब दूसरी बात है कि हाउ मच टाइम पर डे कैन आई गेट टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम? इस पे हम सवाल, इस पे हम बता चुके हैं आपको, इस पे वीडियो भी बहुत सारा अंशों बन चुका है कि ये है ना, इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने कैलिबर हो। तो टाइम मत देखो, ओवरऑल अगर देखा जाए तो गेट की प्रिपरेशन के लिए 8 to 10 मंथ चाहिए, और रिगरस आपको 5 to 6 आवर्स पर डे का एक प्लान लेके चलो, उतना स्टार्टिंग में करो, फिर धीरे धीरे उसको 8 आवर्स और 10 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हो। Okay, how can we go for PhD through PMRF scheme and how it is different from regular PhD? अभिजीत, इस पे हम लोग बात कर चुके हैं, आप पीछे जाके एक बार देखो, आपको आइडिया हो जाएगा कि PMRF है क्या। वो एक्चुअल में आप नॉर्मल PhD जैसे कर रहे हो वैसा ही होता है, लेकिन उसमें कंडीशन यही है कि सेंट्रली फंडेड जो कॉलेज है उसी के लिए वो एलिजिबल होते हैं PMRF के लिए, ठीक है। फिर उसमें जो सर्टेन स्टेप्स हैं हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप पीछे जाके एक बार देख सकते हो, ठीक है। ओके, is PhD mandatory for becoming professor in any government engineering college or in IIT or NIT? What do you think, Swamedi? Yes, sir. I'll tell about this. Like, I'll first talk about IITs and NITs. Like, most of the old IITs, like the Kharagpur हो गया, फिर बॉम्बे, दिल्ली, ये सब,
यहाँ पे क्या होता है, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर दो तरह के होते हैं। एक असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2, सर ग्रेड 1। ग्रेड 2 क्या होता है, डायरेक्ट आपके पीएचडी तो मैंडेटरी है ही। उसके बाद अगर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 में जा रहे हो, वो कॉन्ट्रेक्चुअल होता है। मतलब जैसे आपका पीएचडी खत्म हुआ, आप जा सकते हो वहां पे अप्लाई कर सकते हो, आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन वो जॉब आपका 3 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल रहेगा। सो आफ्टर 3 years यू कैन बी प्रोमोटेड टू असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट जॉब लाइक ग्रेड 1। तो अगर आप पीएचडी के बाद एक और ऑप्शन होता है, पोस्ट डॉक बोलते हैं उसको, पोस्ट डॉक। तो आपका वो एक्सपीरियंस के हिसाब से काउंट होता है। जैसे आप पीएचडी के बाद मान लीजिए 3-4 साल कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग में कोई इंडस्ट्री में काम किए, वो भी आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। या फिर पोस्ट डॉक कर लिए, वो भी आपका एक्सपीरियंस में काउंट होता है। अगर आप पोस्ट डॉक के बाद जा रहे हो, 3 साल का पोस्ट डॉक के बाद अगर आप you're applying for any assistant professor, so directly you will be promoted to grade 1. Otherwise, if you don't have postdoc, you have to go for grade 2, that is the contractual. कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आई थिंक पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, एमटेक के बाद भी आई थिंक कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं सर, आईआईटी में तो पीएचडी मैंडेटरी है सर। ओके, आईआईटीज़ में मैंडेटरी है। हाँ एनआईटीज़ में मैं कुछ देखा हूँ जिसमें ऐसा था कि एमटेक आप कर चुके हो एनआईटी से ही, उसके बाद आप 1-2 साल का अगर आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस होता है, हाँ तो हाँ, फिर वो आप एनआईटी कॉन्ट्रैक्ट में। बेसिस पे जा सकते हो। तो वो भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर जैसा ही होता है। लेकिन साथ में जहाँ भी लोग जाते हैं उस जगह पे वो पीएचडी के लिए भी अप्लाई करते रहते हैं ना, पीएचडी के लिए हाँ भी सर, अप्लाई करते हैं ये और तो फिर होता ही पीएचडी भी कंटिन्यू रखते हैं, और एक बार है। हाँ पीएचडी जब हो जाता है फिर वो मतलब फुल टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं। हाँ हाँ। तो ओवरऑल देखो यार, अगर पीएचडी प्रोफेसर लाइन में जाना है तो डेफिनेटली आपको है ना, पीएचडी तो मैंडेटरी है, पीएचडी तो करना ही पड़ेगा। उससे कम में कोई गुंजाइश नहीं है ना? फिर वो नहीं। आपका है ना, कहीं न कहीं रुक जाओगे। जैसे होता है ना कि हमको असिस्टेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर ही तो 5 से 6 साल लग जाता है, मतलब उसके बाद प्रोफेसर लाइन में आने में। तो एसोसिएट वो फिर बहुत ज़्यादा प्रोफेसर। आपको टाइम लग जाएगा, फिर प्रोफेसर आप नहीं बन पाओगे, और प्रोफेसर नहीं बन पाओगे तो फिर पे स्केल में प्रॉब्लम आएगी। ये एक प्रॉब्लम है ना? यस तो सर। पीएचडी मैंडेटरी है, मैंडेटरी कह सकते हैं, आपके सेफ्टी के लिए, आपके स्टेबिलिटी के लिए मैंडेटरी कहा जा रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है ना? ओके। सो एनी मोर क्वेश्चंस आपके साइड से? कोई और क्वेश्चन है तो सौम्यदीप से आप पूछ सकते हो। ओवरऑल आपको एक आइडिया हो गया होगा आईएससीज में। ओवरऑल सौम्यदीप, आईएससीज में कैसा प्लेसमेंट है भाई? एमटेक का करंट अगर प्लेसमेंट जैसे अंदर बहुत क्या अच्छा चल रहा है? प्लेसमेंट है सर, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है आपका। अगर एमटेक में जो थीसिस वर्क करते हो, अगर आप इफ यू आर गोइंग फॉर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, देयर आर कंपनीज लाइक टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। मोस्ट ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स दे गेट रिक्रूटेड फ्रॉम आई थिंक टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, क्या रहता है एवरेज सैलरी? एवरेज सैलरी का बारे में मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है सर। ओके, जहाँ तक मैं देखा हूँ इट इज़ अराउंड 15 टू 20-25 तो। 25 के बीच हाँ में होता है। कोर कंपनी हाँ आती है तो 15 के आसपास देती है, हाँ और अगर कुछ ऐसी कंपनी आ गई जो प्राइवेट है तो वो 30-40 भी दे देती है, ऐसा कुछ होता हाँ, वो सॉफ्टवेयर में सीएसई में अगर आप है तो है। 30-40 तो हो ही जाता ग्रेट। तो स्टूडेंट, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हमारे साइड से जितने भी डाउट्स थे, जो क्वेश्चंस थे, जो मुझे लगता था कि स्टूडेंट को बेनिफिट हो सकता है, ये क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आपके पास अगर कोई डाउट है तो आप लोग इसमें पूछ सकते हो। एट लास्ट सौम्यदीप, आप क्या कहना चाहोगे? अगर गेट एस्पिरेंट है तो उसको आप क्या कहना चाहोगे कि एमटेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या पीएचडी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या स्कोप लगता है आपको? है। Obviously sir, I'll tell, if you are aspiring for GATE, go for MTech. Don't only sit for PSUs. Yes, PSUs is a good option. If you get a good rank, obviously you will go for PSUs. But MTech is also an option. If you want to pursue higher studies, or even if you don't want to pursue PhD, at least do your MTech. You will get a job in research and development wing, and that is after BTech. If you get a job in a core company, that is much different after you get from MTech. Like if you go for research and development associate or those posts, those are highly paid jobs, and you are regarded as a research and development scientist, not a plain engineer or associate engineer. Like after BTech we go. So I think as an engineer we should do MTech. At least masters we should do, and then only we can be a good engineer. Because BTech में तो 4 साल बीत जाते हैं उतना। बीटेक में तो बेसिक बस पढ़ते-पढ़ते खत्म हाँ हो जाता है। उसके बाद हम हाँ लोग का इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि उसमें कंपटीशन में लग गए हैं, फिर उसके बाद कहाँ से रिसर्च होता है? किसी चीज़ को हम कोर फील्ड में जान ही नहीं पाते हैं, छोटी-छोटी चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो हाँ मैं हाँ भी यही स्टूडेंट को बताता हूँ, हमेशा यही बताता हूँ कि एमटेक आपको करना चाहिए। अगर फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, 2 साल तक आप और पढ़ सकते हो तो डेफ़िनेटली एमटेक कर लो, क्योंकि कमाना तो लाइफ़ टाइम है। वो बीटेक के बाद भी कमा सकते हो, एमटेक के बाद भी कमा सकते हो, आने वाले टाइम में कमाना ही है। लेकिन जो एमटेक कर लोगे तो उससे जो आपको कोर स्किल्स जो डेवलप हो जाएगा,
जो एक रिसर्च माइंड डेवलप हो जाता है, वो एक अलग लेवल का होता है, ठीक है। जो मैं फील करता हूँ, मैं खुद एमटेक किया हूँ तो मेरे को आइडिया है इस चीज़ का, और मैं इसीलिए स्टूडेंट को भी इंसिस्ट करता हूँ कि अभी आप मनी के पीछे मत भागो, क्योंकि पैसा तो मिलना है, एट द एंड पैसा कमाओगे। यहाँ पे एमटेक और पीएचडी में ये चीज़ हो जाती है कि कछुआ की चाल से आप पैसा कमाते हो, लेकिन स्टेबिलिटी नेक्स्ट लेवल की होती है। और जब आप जाते हो पीएसयूज वगैरह जाते हो तो अचानक आपके पास 14 LPA 13 LPA 12 LPA बीटेक के बाद ही मिलता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो पीएसयूज जाते हैं, 1-2 साल काम करने के बाद फिर सोचते हैं नहीं आई शुड गो फॉर द एमटेक, और फिर एमटेक वो आईआईटीज या आईआईएससी से करते हैं, फिर उसके बाद आगे का फिर स्टडी एब्रॉड में, जो भी एब्रॉड से अगर करना चाहते हैं तो एब्रॉड से करते हैं, फिर कहीं से भी करते हैं, ऐसा कुछ प्लान उनका होता है। ठीक है, हाउ मेनी ईयर्स फॉर पीएचडी, इस पर बात हो गया है प्रबल, 4 to 5 ईयर्स लगता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन 5 साल के अंदर में हो जाता है। ठीक है, पीएचडी का करिकुलम पे एक स्टूडेंट पूछा, आलोक पूछ रहा है, उस पे आप बता दो कि करिकुलम पीएचडी क्या है, जैसे सुबह से करिकुलम। लेके शाम तक का आपका क्या रूटीन रहता है, वो पूछ रहा अच्छा, तो आपका पहला जो एमटेक के बाद अगर पीएचडी में आ रहे हो तो आपको मिनिमम 12 क्रेडिट्स कंप्लीट करना पड़ता है। 12 क्रेडिट सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा जो आपका रिसर्च के रिलेटेड होगा। वो विल बी एडवाइज बाय योर रिसर्च सुपरवाइजर, एंड अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द सुपरवाइजर यू हैव टू टेक दोज फ्यू कोर्सेज फॉर 2 सेमेस्टर्स, मैक्सिमम 3 सेमेस्टर्स। 2 से 3 सेमेस्टर में आपका कोर्स वर्क खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको गाइड, आपका रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो आपको बोलेंगे कि इस एरिया में होगा। उसके बाद आपका रिसर्च एरिया एक बार डिफाइन हो गया, आपको लिटरेचर सर्वे करना पड़ेगा, जैसे पेपर्स पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च पेपर्स। उसमें से आपको आइडिया लगेगा कि इस एरिया में कितना काम हुआ है और है, और कितना आगे बचा क्या है। करना है। हाँ, तो वही है। जैसे मेरा शेड्यूल अगर बताऊंगा तो अभी तो मेरा कोर्स वर्क ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, अभी एक कोर्स और लेना है नेक्स्ट सेमेस्टर में। और बाकी मैं सुबह 10 बजे लैब जाता हूँ, लैब में जितना काम रहता है वो करता हूँ, लंच करता हूँ, फिर उसके बाद फिर वही 5, 5:30, 6 बजे तक मैं रहता हूँ। उसके बाद घर पे आके जितना काम बचा रहता है वो खत्म करके फिर वही। मतलब आपको अगर पैशन है पीएचडी में तभी आना चाहिए, क्योंकि लाइफ थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो बोरिंग नहीं होगा। आप अगर एंजॉय कर रहे हो रिसर्च तो मजा ही आएगा। डेफिनेटली, तो कुछ ऐसा हेक्टिक नहीं होता है शेड्यूल, लेकिन नहीं। हाँ लैब वर्क थोड़ा सा रहता है, और अपना कुछ रिसर्च करना है तो वहाँ जाके आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। और ऐसा कोई टाइम लिमिटेशन है क्या सौम्यदीप कि हाँ यू हैव टू बी हियर टिल 5 PM और 6 PM ऐसा करके? नहीं, ऐसा तो मतलब रिटन रूल कहीं पे नहीं है, लेकिन आपका गाइड के ऊपर डिपेंड करता है। वो अगर आपको जो काम दे रहा है एक डेडलाइन देता है कि 1 वीक 2 वीक्स के अंदर इसको कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आपको मेहनत हाँ, जितना मतलब चाहिए ऐसा उतना कोई करना टाइम ही। लिमिटेशन नहीं है, लेकिन हाँ प्रोफेसर जिसके अंडर में आपकी पीएचडी है, उनसे आप डेली गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग तो ज़रूर हाँ, किया करो, बिल्कुल कि सही। हाँ आप आ गए हो या फिर आप जा रहे हो, इस तरह का कुछ प्लान आप जब भी हो अपना जहाँ भी देखो उनसे इंटरेक्ट करते रहो। ऐसा नहीं कि 1 महीना उनको देखे ही नहीं, नज़र में ही नहीं आया, वैसा नहीं करना है, नहीं तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो हम्म। ओवरऑल आई थिंक हम लोग सारे डाउट ले लिए, सारे क्वेश्चंस जो भी हमारे डाउट थे वो सब हम लोग डिस्कस किए। इट वाज वेरी नाइस सेशन सौम्यदीप, एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन जेनिक एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप तो थैंक यू यहीं के सर। हो तो आपको आइडिया होगा। हाँ स्टिल सर। हम लोग बात किए आपस में कि यार एक काम करते हैं ना, अपन लोग कुछ ऐसा प्लान करते हैं जिससे स्टूडेंट को बेनिफिट हो जाए थोड़ा बहुत, इसलिए हमने हाफ एन आवर का सेशन रखा। बहुत रिक्वेस्ट किया तो सौम्यदीप बोले चलो ठीक है, हम क्यों नहीं करेंगे, आराम से कर सकते, कोई बड़ी चीज़ नहीं। क्योंकि अभी क्या होता है ना, जब आप सौम्यदीप भी स्टूडेंट थे उस टाइम में इनको ये सब चीज़ का डाउट होगा, तो उस हाँ टाइम में बिल्कुल। अगर ये सर्च किए होंगे तो कुछ मिला नहीं होगा उतने डिटेल में। अब चूंकि ये ऑलरेडी कर रहे हैं पीएचडी वहाँ से, तो अब आप लोग अपकमिंग हो, तो वहाँ पे अब आपको डाउट नहीं होगी। अगर आप सर्च करोगे या इस वीडियो को शेयर करोगे, बाकी को बताओगे, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि अच्छा पीएचडी में अपने को करना क्या है, करिकुलम क्या है, कितने हमको स्टाइपेंड मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर वो फेलोशिप प्रोग्राम में कैसे हम इनरोल हो सकते हैं, ये सब चीज़ का आपको एकदम क्लियर आइडिया हो गया होगा। तो एक आपको आइडिया होना ज़रूरी है, ताकि आप हायर स्टडीज़ की तरफ आपका झुकाव बने। देखो एक टाइम था जब क्लास 12 के बाद जॉब मिलती थी, अब वो हो गया है मिनिमम क्राइटेरिया कि भाई आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा जॉब लेने के लिए। तो हम लोग जानते नहीं हैं, इन फ्यूचर हो सकता है कि कोई ऐसे पोस्ट है इंडस्ट्रीज़ का जिसमें मिनिमम मास्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि मैं तो ऐसा देखा हूँ अब्रोड का जितना भी, जैसे स्नाइडर इलेक्ट्रिक हो गया, हनीवेल हो गया, ये सब का जब आप वेबसाइट विजिट करोगे तो वहाँ पे दो टाइप ऑफ जॉब निकालते हैं। एक होता है बीटेक वाला, और एक होता है कि मास्टर्स या पीएचडी के लिए वो लोग निकालते हैं कि 6 years ऑफ एक्सपीरियंस, 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो उसमें क्या होता है, बहुत अच्छा पैकेज रहता है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख, मतलब लिमिट ही नहीं है, मंथली का बता रहा हूँ। इतना पैकेज होता है अगर आप मास्टर्स कर लेते हो तो। बीटेक वाले को 1 लाख के अंदर ही रखते हैं, लेकिन एमटेक वाले को 3 4 5 भी दे देते हैं, एमटेक या पीएचडी जो किए हुआ है।
तो वहाँ पे एडवांटेज हो जाता है कि आप अगर फर्दर आगे जाके कहीं बाहर जॉब करते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है हायर स्टडीज़ का। तो ये सब पॉइंट ध्यान में रखते हुए अपना आने वाला करियर बनाओ अच्छे से, और जो भी इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दिया गया, जो भी सजेशन दिया गया, उस सजेशन को फॉलो कीजिए, ठीक है। ईयर गैप मैटर रखता है क्या पीएचडी के लिए सौम्यदीप? आई डोंट थिंक सो इस ये ईयर रियली गैप की में जरूरत होगी ईयर ऐसा गैप कुछ। मैटर इन प्लेसमेंट पूछ रहा है। प्लेसमेंट के लिए गैप हाँ, मैटर रखता है क्या? प्लेसमेंट के लिए गैप मतलब मैटर तो मुझे नहीं लगता है करना चाहिए, क्योंकि आपके पास नॉलेज है अगर तो। ऑब्वियसली एमटेक में भी ईयर गैप का मैटर नहीं रखता है, ना ही नहीं पीएचडी में। मेरे को नहीं लगता कि ये कोई ज़्यादा मैटर रखता है नहीं इसमें। हाँ, लेकिन क्वेश्चन एक आ सकते हैं कि आपने ये 2 साल क्या किया, और वो उसके वजह से आपको छाटेंगे नहीं अगर आपका स्ट्रेंथ अच्छा है, लाइक आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया है और वो रिसर्च उनके कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहेगा सुप्रिया, तो फिर दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो वो कोई बड़ा मैटर नहीं रखता है 2 साल का गैप, 3 साल का गैप। मैं ऐसे ऐसा देखा हूँ जो 4 4 साल के गैप में एमटेक किए हैं, पीएचडी किए हैं, और पीएचडी आईआईटी दिल्ली से किए हैं, बहुत अच्छे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब पे हैं, बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, ठीक है। मैक्सिमम वीएलएसआई कंपनीज मास्टर्स कैंडिडेट को ही प्रेफर करते हैं। अब ये देखो हर एक का अलग अलग होता है इंडिविजुअल चॉइस, लेकिन वीएलएसआई में मास्टर्स इसलिए वो प्रेफर करते हैं क्योंकि कोर जो आप वीएलएसआई पढ़ते हो ना, वो आप मास्टर्स में ही पढ़ते हो। इंटरनल जो भी आप पढ़ते हो, चिप्स वगैरह जो भी आप पढ़ते हो अच्छे से, जो भी वीएलएसआई का कोर स्ट्रीम है वो आप मास्टर्स में ही पढ़ते हो, इसलिए जो वीएलएसआई कंपनी है वो मास्टर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन बीटेक, है ना, वो चीज़ है। और कोई डाउट हो आप लोग को, ठीक है, अगर डाउट है तो फिर आप बताना। ऐसे सेशंस में आपको चाहिए कि नहीं चाहिए बताना मेरे को, है ना, कमेंट करके कि ऐसे सेशंस और प्लान करें कि नहीं। आईआईटी बॉम्बे का, आईआईटी कानपुर का, आईआईटी दिल्ली का एमटेक प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम, अगर आप ऐसा सेशन चाहते हो तो हम बिल्कुल उसके लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन आप लोग शेयर वगैरह कर दिया करो यार, है ना, शेयर कर दिया करो, बाकी लोग को भी बताओ कि हाँ इसमें कुछ है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो भी हम लोग बात किए हैं कि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, बहुत ही फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन हर जगह नहीं मिलेगा, हर जगह इधर उधर की बातें होगी, कोर्स की बातें होगी, यहाँ पे आपको जो मिल रहा है वो एकदम कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट मिल रहा है, तो इस चीज़ का आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए और सेशन को शेयर करते रहिए, राइट। तो चलो अब हम लोग सेशन को क्लोज करते हैं ना, और फिर मिलते हैं जैसा भी होगा। थैंक यू सो मच सौम्यदीप। थैंक यू बाकी सर। आप लोग भी यार एक बार थैंक यू बोल दो। सौम्यदीप अपने बहुत कीमती टाइम, पीएचडी का टाइम निकाल के हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ऐसे ही इनकी टाइम बहुत ज़्यादा 8 से 10 घंटा रिसर्च में जाती है, देखो बाल झड़ गए ना एकदम ऐसा लग रहा है कि अब मतलब पीएचडी कंप्लीट होते होते तो एकदम टीचर हो ही जाएंगे अच्छे से। तो बहुत ज़्यादा वहाँ प्रेशर रहता है, जो भी जैसा भी प्रेशर रहता है उसको आप एंजॉय करोगे, क्योंकि प्रेशर क्या है, प्रेशर इज लाइक कि आप जिस काम से बहुत ज़्यादा प्यार है उसमें प्रेशर भी रहेगा तो क्या है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, उसमें क्या दिक्कत है ना। तो चलो फिर क्लोज करते हैं इस सेशन को। वंस अगेन थैंक यू सो मच ठीक है सर। सौम्यदीप। ऐसा थैंक ही यू जुड़े सर। रहते हैं और फिर आगे हाँ देखते हैं। बिल्कुल। और गुड नाइट एवरीवन। आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जो आपको इसमें रिसोर्स मिला है उसको आप यूज़ कीजिए, समझिए, और उसके बाद अपना आने वाले कैरियर को डिसाइड कीजिए। ओके, गुड नाइट ठीक है एवरीवन, सर। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट।